नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम स्पेशल्स इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। यदि आप डीआरडीओ, हिमाचल प्रदेश या यूपी आर्मी TG2 इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। टॉप क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे। इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो, फिर कभी इनका आंसर नहीं बोलोगे, क्योंकि हम कारण सहित आपको उत्तर बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह के कंप्लीट कंटेंट और नोट्स पाने के लिए हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप पर पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आपको कंप्लीट पेड कोर्स और टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सके और कनेक्ट हो सकें। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस पर बात करते हैं। स्पेशली हिमाचल प्रदेश लाइनमैन, इलेक्ट्रिशियन और एसएससी की मैं बात करूं तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां देखने को मिलते हैं। बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम में सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, सो कंप्लीट लास्ट तक आप सभी देखिएगा। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। याद रखें दोस्तों, लिथियम सेल को जब जनरली हम प्राइमरी, हालांकि एक लिथियम आयन बैटरी होती है, उसको सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में भी रखा जाता है। हम लिथियम सेल को प्राइमरी सेल की कैटेगरी में रखते हैं, यानी लिथियम हमारे अकॉर्डिंग प्राथमिक सेल होता है और जो इसकी वोल्टेज होती है वो सबसे अधिक होती है। 2.5 वोल्ट से लेकर 3.6 वोल्ट तक एक लिथियम सेल की वोल्टेज मानी जाती है। प्राथमिक सेलों में सर्वाधिक वोल्टेज इसी सेल की है, ये ध्यान रखें। सबसे अधिक एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व भी इसी का है और वो है 350 वाट घंटे, यानी ये इसकी एनर्जी डेंसिटी की कैपेसिटी है। सर्वाधिक तापमान रेंज भी इसी की है और सर्वाधिक सेल्फ लाइफ यानी आयु जो है वो भी इसी की है। लगभग एज इसकी 10 वर्ष तक की है लिथियम सेल की। अब इस क्वेश्चन के अनुसार अगर आपको उत्तर करना है तो डी उत्तर है 2.5 वोल्ट का। एक ही ऑप्शन अपने सामने, इसी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। मुझे लगता है मैंने लिथियम सेल के बारे में 3 से 4 क्वेश्चन आपको और करवा दिए, तो एक साथ सब कुछ कंप्लीट हो गया लिथियम सेल के बारे में। आगे देखिए, सवाल आपके सामने है। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। दोस्तों, बैटरी की चार्जिंग के बारे में कई सारी डेफिनेशंस दी जाती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, फिर बाकी जो 3 ऑप्शन और हैं उनका क्या मतलब है उनको भी हम कर लेते हैं। सबसे पहला ये है कि कम समय में अगर उच्च दर से बैटरी को चार्ज करेंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं बूस्ट चार्ज या बूस्टिंग चार्ज। इसके विपरीत अधिक समय में निम्न दर से चार्ज करने का ऑप्शन आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्रिकल चार्ज, यानी सी ऑप्शन के लिए हमारा क्या उत्तर रहता है, अधिक समय, टाइम ज़्यादा लगेगा और बैटरी की जो चार्जिंग की दर होगी वो निम्न दर होगी। जनरली बैटरी की रेटिंग का 1 से 3% या 2 से 5% होता है। इनिशियल चार्ज बोलते हैं बैटरी को जब इलेक्ट्रोलाइट भरने के बाद फर्स्ट टाइम जब बैटरी को चार्ज किया जाता है उसे इनिशियल चार्ज बोलते हैं। फ्रेशनिंग चार्ज की बात अगर मैं करूं तो फ्रेशनिंग चार्ज होता है जब बैटरी पहली बार डिस्चार्ज हो जाती है और डिस्चार्ज होने के बाद जब हम उसे पहली बार चार्ज लगाते हैं तो उसे फ्रेशनिंग आवेश बोलते हैं। ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, इन्हें आप याद रखें, चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। खैर, अभी जो अपना उत्तर है वो तो बी ऑप्शन है, बूस्ट चार्ज बोलते हैं इस विधि को। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कार्बन जिंक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसे यूज़ करते हैं। दोस्तों कार्बन, जिंक और शुष्क सेल, इसने 3 नाम लिख दिए, बात एक ही है।
यानी एक शुष्क सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो तो कार्बन और जिंक के होते हैं, इसलिए इसे कॉपर जिंक बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको बी ऑप्शन के साथ जाना है, अमोनियम क्लोराइड करेंगे। और NH4Cl आप इसका प्रतीक लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, और ये सिल्वर ऑक्साइड सेल, मरकरी ऑक्साइड सेल और एल्कलाइन सेल यानी क्षारीय सेलों में देखने को मिल जाता है। अभी हमें बी ऑप्शन के साथ जाना है, अमोनियम क्लोराइड इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आपके सामने है, लेड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है। देखो, लेड एसिड सेल में वैसे तो हमेशा शीशे का उपयोग होता है और शुद्ध शीशा बोलते हैं, लेकिन एक बार जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो वो दो अलग अलग प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। जो धनात्मक प्लेट्स होती है वो लेड पर ऑक्साइड की होती है, और जो नेगेटिव प्लेट होती है वो स्पंजी लेड की होती है, स्पंज बोलते हैं इसको। क्वेश्चन के अनुसार आपका उत्तर रहेगा बी, स्पंजी लेड करना है। और पॉजिटिव प्लेट के लिए जब पूछे तो अपन को लेड पर ऑक्साइड यानी सी उत्तर करना है। हालांकि डिस्चार्ज होने के बाद दोनों प्लेटें सेम होती है और वो होती है लेड सल्फेट की। लेड डाइऑक्साइड का कोई यूज यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखें। यानी स्पंजी लेड जब चार्जिंग के दौरान नेगेटिव प्लेट हो, लेड पर ऑक्साइड चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव प्लेट हो, और लेड सल्फेट डिस्चार्ज होने पर दोनों प्लेटें इसकी है। अगला सवाल है, समांतर में यदि एक सेल विपरीत ध्रुवता से कनेक्ट हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, समांतर कनेक्शन का मतलब होता है कि सभी सेल के प्लस प्लस एक तरफ और माइनस माइनस एक तरफ। उल्टा जुड़ने का मतलब होता है कि एक सेल का प्लस दूसरे सेल के माइनस से सीधे रूप से जुड़ता है। ये विपरीत ध्रुवता की दो आपूर्ति आपस में कनेक्ट हो रही है और इनका सर्किट भी पूरा हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सेल पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। हाँ, अगर ये सिचुएशन सीरीज सर्किट के लिए आ जाए ना, श्रेणी क्रम के लिए, तो जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो रिड्यूस हो जाती है, बाकी सेल नष्ट नहीं होते हैं। यानी श्रेणी क्रम में अगर एक सेल विपरीत ध्रुवता से जुड़ेगा तो क्या होगा कि उसकी वोल्टेज कम होगी, जबकि पैरेलल में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सेल डैमेज हो जाएंगे। अगला सवाल, लेड एसिड बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। ये जाना जाता है, गलत लिख दिया इसने। रेक्टिफाई का मतलब है आप उसमें सुधार कैसे करते हैं। देखो, सल्फेशन दोष होता क्या है। सल्फेशन दोष होता है लंबे समय के लिए बैटरी को डिस्चार्ज कंडीशन में जब आप छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेटें जो होती है वो लेड सल्फेट की होती है। लेड सल्फेट क्या होता है कि एक टफ शीशा होता है, कठोर शीशा होता है। इसमें क्या है कि शीशा सूख जाता है और फिर बैटरी एक्टिव नहीं हो पाती है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल करके दोबारा चार्ज भी करते हैं तो चार्ज नहीं होगा। इसके लिए फिर एक ही सिचुएशन है कि बैटरी के लिए आप ट्रिकल चार्जिंग विधि का उपयोग करें। और जो ट्रिकल चार्जिंग विधि होती है उसको मैंने अभी आपको एक परिभाषा के दौरान बताया था कि निम्न धारा दर पर लंबे समय तक बैटरी को अगर रिचार्ज करेंगे हम तो सल्फेशन दोष उसमें दूर हो जाएगा, और उस विधि का नाम ट्रिकल चार्जिंग विधि है। सी उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल है, चांदी का ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछा है। देखो, दो ऑप्शन होते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक वैसे तो ग्राम प्रति कूलाम में होता है, ग्राम प्रति कूलाम,
लेकिन यहाँ ऑप्शन मिलीग्राम प्रति कूलम दिया हुआ है। अभी इसका डी उत्तर है 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम। अगर ए ऑप्शन में मिली नहीं लगा हुआ होता तो फिर इसका ए उत्तर बनता, क्योंकि मिली हटाएंगे तो 3 जीरो लगाएंगे। आप यहाँ से 3 जीरो काउंट करते हुए आइए, 1 2 और 3, है ना। तो अगर जीरो नहीं दिया हुआ है, सॉरी मिली नहीं दिया हुआ है, देन आपको ए उत्तर सही करना है। इसी तरह से कॉपर का आ जाए तो ध्यान रखना 3293 होता है, ठीक है ना, मिलीग्राम प्रति कूलम है। चांदी और तांबे दोनों का ही याद रखें, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही ज़रूरी है। देखो अगला सवाल, लेड एसिड बैटरी में डिवाइडर का उपयोग क्यों करते हैं? डिवाइडर नहीं, एक्चुअल में सेपरेटर बोल रही है ना। और सेपरेटर हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जो होती है उनको शॉर्ट सर्किट से बचाव करने के लिए, है ना। सी उत्तर आएगा, टू अवॉइड शॉर्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। अब देखिए आजकल पेपर में क्वेश्चन आता है कि सेपरेटर होना कैसे चाहिए। सबसे पहली बात है कि सेपरेटर छिद्रित होना चाहिए, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोरस, ठीक है, यानी छेद वाला होना चाहिए जिसके थ्रू जो है वो केमिकल्स जो है वो आ जा सके। अगर बीच में ये आ गया तो फिर जो केमिकल में डूबा हुआ है तो वो कैसे काम करेगा। छिद्रित होना चाहिए। और उसके बाद में बना हुआ किसका हो सकता है, तो ये सेपरेटर जो है ये अपने लकड़ी का हो सकता है या फिर कोई अचालक पेपर, जैसे जनरली लेदरोइड पेपर होता है। तो ये ध्यान रखना इसके बारे में। और अभी इसका सी उत्तर करना है आपको। अगला सवाल देखिए, परिपथ की आउटपुट वोल्टेज कितनी है? देखो 3 सेल है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो बीच वाला सेल देखो उल्टा जुड़ा हुआ है। याद रखें, जब श्रेणी क्रम में एक सेल उल्टा जुड़ा हुआ हो तो वो सीधे जुड़े हुए वोल्टेज का विरोध करता है। और अगर समान रेटिंग के हैं तो यूँ समझ लो कि जितने उल्टे जुड़े हुए हैं उतने सीधे और ख़राब हो जाते हैं। यानी ये एक सेल एक दूसरे सेल की वोल्टेज को भी निराकृत कर देगा, अपोज करेगा। तो परिणामी वोल्टेज जो है वो आपको बचे हुए सेलों के बराबर मिलेगी। जैसे यहाँ पर 2 सेल एक दिशा में काम कर रहे थे, एक उनके विपरीत काम कर रहा था, इसलिए परिणामी वोल्टेज एक सेल की वोल्टेज के बराबर होगा। उत्तर अपना यहाँ बी होगा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ही आपको यहाँ पर मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेपर में सवाल पूछा जाए अपन से कि 6 सेल है और एक उल्टा जुड़ा हुआ है। माय डियर, अगर एक विपरीत ध्रुवता से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि 5 सेल एक तरफ जुड़े हुए हैं और एक सेल इनका अपोज कर रहा है। यानी फाइनली जो हमें परिणामी वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज मिलनी है वो कितने सेलों के बराबर मिलेगी? मात्र 4 सेलों के बराबर। यानी आप यूँ समझिए कि जितने उल्टे जुड़े हुए हैं उतने ही सीधे सेल को और उसमें से हटा दीजिए। यानी एक उल्टा जुड़ा हुआ है तो एक सीधा और चला गया, मतलब 6 में से 2 सेल की वोल्टेज चली गई। आप यूँ समझ सकते हैं संक्षेप में इसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी में बकलिंग का दोष क्या है? देखो बक्कल को हिंदी में बोलते हैं मुड़ना, तो वास्तव में इसकी प्लेटें मुड़ जाती है। अब बात ये आती है कि प्लेटें मुड़ती क्यों है, तो पहले तो मुड़ने वाला ऑप्शन देख लो, है ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। और आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या ऑप्शन है। प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट हो जाना, ये जनरली हम सेडिमेंटेशन दोष को बोलते हैं, ठीक है। 2 ही ऑप्शन है इसके, बाकी वैसे लेड एसिड सेल में 4 दोष होते हैं, सल्फेशन होता है और कोरोजन होता है, सेडिमेंटेशन और बकलिंग। अब बात आती है कि बकलिंग दोष का कारण क्या है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। बकलिंग दोष होता है हेवी चार्ज और डिस्चार्ज के कारण। भारी चार्ज डिस्चार्ज का मतलब क्या है? ज़्यादा एम्पियर पर उसको चार्ज करना और ज़्यादा एम्पियर पर ही उसे डिस्चार्ज करना। जैसे अभी हमने ज़्यादा एम्पियर पर चार्ज करने वाली विधि पढ़ कर आएगी, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? बूस्ट चार्जिंग विधि। यानी अगर आप बूस्ट चार्जिंग विधि लगाएंगे और बैटरी को चार्ज करेंगे तो प्लेटें मुड़ने की संभावना है। इसी तरह से बैटरी को डिस्चार्ज करने की,
कि आपको बैटरी को डिस्चार्ज करना था 2 एम्पीयर के हिसाब से, आपने बैटरी को 20 एम्पीयर के हिसाब से डिस्चार्ज कर दिया, यानी लोड बड़ा लगा दिया। 100 वाट का लैंप जोड़ना था, आपने 1000 वाट का हीटर कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो डिस्चार्ज और चार्ज के बारे में जनरली ये कहा जाता है कि चार्जिंग की जो रेटिंग है बैटरी के मामले में वो 6 एम्पीयर से ज़्यादा ना हो और डिस्चार्जिंग वाली 25 एम्पीयर से ज़्यादा ना हो। वैसे दूसरा ऑप्शन आता है कि बैटरी को उसके AH क्षमता के 10वें भाग से ज़्यादा ना तो चार्ज करें और ना ही उसे डिस्चार्ज करें, तो उसमें जो है वो बचाव हो सकता है। चलिए दोस्तों, सेल बैटरी का एक और क्वेश्चन है। सेल बैटरी का अगला क्वेश्चन है कि वोल्टेज सेल में लोकल एक्शन को कैसे रोका जा सकता है। देखो, लोकल एक्शन जो वोल्टेज सेल पर होता है ना, वो हमेशा जिंक पर होता है। जिंक बोले तो जस्ते पर। जस्ते पर भी क्यों होता है? कैथोड जो है वो जस्ता का होता है, इसलिए कि इस पर आयन्स की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में है, इसलिए इस पर हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होती है। अब नो लोड के कारण ये हाइड्रोजन रिलीज होकर कॉपर की तरफ, एनोड की तरफ तो जा नहीं पाती है, वहीं जस्ते पर ही रहती है और वहाँ जमकर एक परत बना देती है, जिससे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाती है। इससे बचाव के लिए हम उस जस्ते को क्या करते हैं, पारे की परत चढ़ा देते हैं, जिस क्रिया का नाम अमलगमेशन क्रिया है। बस दोस्तों, इतना ही करवाएंगे आज की इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड हिप डाउनलोड ज़रूर करें।